हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आज आर्ट क्लास है, इसलिए हम सभी आज परिभाषाएं पढ़ेंगे महत्वपूर्ण। कौन कौन सी परिभाषाएं पढ़ेंगे? नंबर 1 प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। ये तो हो गई। और बेसिक परिभाषाएं कौन सी हमने तो छोटी क्लास में पढ़ी थी? सम संख्या, विषम संख्या, आरोही और अवरोही। आगे बात समझ में? ये सब ध्यान से बोर्ड की तरफ ध्यान दोगे और जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा वो पूछ लेंगे, ठीक है ना? चलो चलते हैं, आज की क्लास लेते हैं। नंबर देखो, कौन कौन सी परिभाषाएं आज सीखेंगे? नंबर 1 सबसे पहले छोटी क्लास ही ले लेते हैं, आरोही। नंबर 2 अवरोही। नंबर 3 सम संख्या। विषम संख्या। नंबर 4 विषम संख्या। नंबर 5 कौन सी है बेटा? पूर्ण संख्या। कौन है? पूर्ण ले लो, प्राकृत ले लो, पूर्ण ले लो। पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। संख्या। पूर्ण संख्या। नंबर 7 हो गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। 8 नंबर पे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। यही क्लास में बैठ कर भी याद कर लेना साथ में, ठीक है ना? जी सर। इसके लिए कोई काम नहीं रखना। ऐसा नहीं कि घर पे याद करेंगे अभी लिखेंगे नहीं। जहां तक है दिमाग क्लास में रखो। ऐसा नहीं कि आप खुद यहाँ बैठे हो, दिमाग घर पे है, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है। चलो, सबसे पहले है आरोही संख्या। कौन सी संख्या है? आरोही। अब आप 8 क्लास में आ गए हो, आपको अंक पहचान आते ही अपने, छोटा बड़ा सब पहचान आता है। तो आरोही संख्या है, देखो इसको बोलते हैं हम बढ़ते हुए क्रम। समझ में आ गया? कौन सा क्रम? बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम में। या फिर क्या लिखेंगे? छोटे से बड़े की तरफ। छोटी संख्या से बड़ी संख्या। छोटी संख्या से बड़ी संख्या। आगे बात समझ में आपको? जी सर। उदाहरण देखते हैं आरोही संख्या का। तो ये सबसे पहले जैसे मैं लिख देता हूँ, 2-3 संख्या लिख देता हूँ। अब देखो ये वाली 2 संख्या है, वैसे मैंने आपको बता दी है, लेकिन जो अभी इस पे अपने चैनल पे देख रहे हैं उनको भी हम बाद में सिखा देंगे कि ये हम साथ में मिलकर सीख लेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी होती है, छोटी संख्या कौन सी होती है। ये हम जो अपने ये रेखा संख्या रेखा होती है उसकी सहायता से सीखते हैं। यहाँ बीच में जीरो होता है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 अनंत। इधर -1 -2 -2 -3 -4 -5 अनंत। ठीक है। इधर है ना जो संख्या होगी वो सब छोटी होती जाएगी और इधर की होती जाएगी बड़ी। ये वाला इसका हम लेसन अलग पड़ेगा, ठीक है ना? जी सर। हाँ, अब इसमें चलो ये एक बार संख्या हटा देते हैं, आरोही इन्हीं की सहायता से करते हैं, ठीक है? हाँ, अब मुझे आप बताओ, इसमें जैसे मैं लिख देता हूँ आरोही क्रम में लिखना है, इसका मतलब क्या लिखना है आपको? सबसे छोटी। हाँ, आरोही का मतलब क्या है? बढ़ते हुए क्रम, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या। तो हम सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे? सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या हाथ खड़े करोगे और बताओगे कौन सी है? बताओ। बता रहा हूँ। 2 है ही नहीं, इसमें 2 कहाँ है? मनीष बता। 8। कौन सी संख्या हो गई? 8। तो सबसे छोटी पहले लिखेंगे 8, फिर 8 से बड़ी कौन सी हो गई? हाँ, कोई भी बता दो। 15। फिर 15 से थोड़ी सी बड़ी 21, और 21 से बड़ी 105। इस तरह ये हो गया आरोही क्रम, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या। अब देखो, अगर कोई बोलता है मुझे ये परिभाषा याद ही नहीं रहेगी, तो नीचे बैठे। अगर ये कोई बोलता है कि मुझे ये परिभाषा याद ही नहीं रहेगी, इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, इसको ट्रिक बना लो। मतलब ये देखो, एक आरोही है, एक अवरोही।
आरोही में कितने अंक हो गए? 4 आरोही में 3 आरोही में 3 अंक है, 1 2 3, तो हमेशा याद रखना 3। और इसमें कितना होता है? 4। देखो 3 वाली संख्या है, उसका मतलब उसको 4 की तरफ ले जाना, समझ में आ गई? मतलब आरोही है मतलब छोटा क्रम से बड़े क्रम में, छोटी संख्या से बड़ी संख्या, ये हो गया ट्रिक। और अवरोही संख्या, अवरोही को कहते हैं अवरोही, तो इसका मतलब क्या है? बड़ी संख्या है, मतलब 4 से है तो इसकी 3 की तरफ ले जाना, समझ में आ रहा है? मतलब अवरोही, अवरोही में अगर 4 संख्या है, 4 अंक हो गए, 4 अक्षर, तो उसको क्या ले जाना? 3 की तरफ, मतलब छोटी संख्या ले जानी। और पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, छोटी। और आरोही में क्या करना है? पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। समझ में आ गया? हाँ, ये हो गया आरोही और अवरोही। और अब इसमें परिभाषा क्या लिख देंगे अवरोही के लिए? घटते हुए क्रम में। क्या परिभाषा लिख देंगे? घटते हुए क्रम में। बड़ी संख्या से छोटी संख्या, कोष्टक में लिख देंगे बड़ी संख्या से छोटी संख्या, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, छोटी संख्या। संख्या। चलो इसी तरह से सम संख्या है। अब में से कोई ठीक पिएगा? हाँ, घटते हुए क्रम है, मतलब बड़ी संख्या पहले लेंगे फिर छोटी संख्या। मतलब अवरोही का मतलब क्या हो गया? 4 से 3। और आरोही का मतलब क्या हो गया बेटा? 3 से 4, याद रह जाएगा सबको? 3 अब है सम संख्या। सम संख्या की परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक के स्थान पर, जिसके इकाई इकाई के अंक के स्थान पर 0 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण है, अब मैं आपको कुछ संख्याएं देता हूँ, वो सम संख्या है या नहीं है वो पता करिए, ठीक है? जी सर। तो चलो देखते हैं। तो हाँ, इसमें हम देखेंगे कि सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है। हमने इकाई दाई पढ़ा था, इकाई, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इकाई दाई का। इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000। ये सर बता। हाँ, तो अब देखो इसमें हमें क्या करना है? हमें सम संख्या और विषम संख्या पहचाननी है। तो इकाई के अंक पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए ना। तो इकाई के स्थान पर हम देखते हैं कि जैसे इसमें 0 और कोई एक संख्या ले लेते हैं, ये लो। अब हम देखते हैं कि सम संख्या कौन सी है। ये सम संख्या है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इकाई के स्थान पर 1 आ गया। हमें क्या चाहिए? 0 2 4 6 8 होना चाहिए बस। इसमें देखते हैं इकाई के स्थान पर 4, इसका मतलब ये सम संख्या है, ये नहीं है। और इसमें इकाई के स्थान पर 6 है, तो मतलब 6, इसका मतलब सम संख्या हो गई। इकाई के स्थान पर क्या है? 9 है, इसका मतलब ये क्या हो गई? सम है क्या? नहीं है, इसलिए ये विषम संख्या है। और ये इकाई के स्थान पर 5 है, तो इसलिए ये क्या है? सम संख्या नहीं है, इसलिए ये विषम संख्या है। और इसके इकाई के स्थान पर कितना है? 2 है, इसलिए ये क्या हो गई? सम संख्या हो गई। और ये देखो इकाई के स्थान पर क्या है? 3, इसलिए सम संख्या नहीं, ये विषम संख्या है। और ये इकाई के स्थान पर क्या है? 2, ये सम संख्या। इकाई के स्थान पर 0 है, इसलिए ये सम संख्या। समझ में आ गई आपको? हाँ, अब हम विषम संख्या की परिभाषा देखते हैं। ये सब लिखी हुई है ना आपके। ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं विषम संख्या के लिए। कौन सी संख्या? विषम संख्या। अब विषम संख्या की परिभाषा में क्या आएगी बेटा? ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक के स्थान पर 1 3 5 7 9 हो तो वह संख्या
विषम संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है बेटा? विषम संख्या कहलाती है। अब विषम संख्या के उदाहरण कौन कौन से हैं देख लो, मैं उदाहरण दे देता हूँ, आपके सामने रख देता हूँ। हाँ, इसमें हम सम संख्या और विषम संख्या छाटनी है। हमें केवल विषम का पता लगाना। इकाई अंक पे 1, 3, 5, 7, 9 होने चाहिए। तो इकाई किस तरह इस पे 3 है, इसका मतलब ये विषम, ये 5 है विषम, ये 8 है ये नहीं है, ये 2 है ये विषम नहीं है, ये सम है, ये विषम है, ये विषम है, विषम है, ये विषम नहीं है, सम है। ये क्या हो गई? ये विषम नहीं है। और ये विषम है, ये भी ये सम है, विषम नहीं है। और ये क्या हो गया बेटा? विषम। आगे बात समझ में? इस तरह हम देखते हैं कि इकाई के अंक पर 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वह संख्या होती है विषम संख्या। क्या होती है? विषम संख्या। किसी को कोई समस्या? किसी को नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या आती है? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या आएगी बेटा? पूर्ण संख्या। अब देखो नाम से स्पष्ट है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। तो नाम से देखते हैं पूर्ण संख्या। ये देखो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0, 1, 2, 3 से लेके अनंत, इन्फिनिटी, जिसका कोई अंत नहीं हो, वो अनंत तक चलती है, वो संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। समझ में आ गई बेटा? हाँ, सीधी सीधी परिभाषा है। ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होके अनंत तक चलती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। अब है आगे 6 नंबर परिभाषा प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। ऐसी संख्या। हाँ, 1 मिनट बेटा। अब प्राकृत संख्या, इसकी परिभाषा कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखो, हाँ, पूर्ण संख्या स्टार्ट हो रही है 0 से, और यह संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से। ऐसी 1, 2, 3 डैश 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 चलती जाएगी, वो होगी अनंत तक। तो कौन सी संख्या हो जाएगी? प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से और प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 से। आगे बात समझ में? चलो, अब इसके बाद में आती है पूर्णांक संख्या। क्या आती है? पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? तो देखो, अब पूर्णांक संख्या 2 तरह से परिभाषा दे सकते हैं। अगर याद करने की विधि से याद रखना है तो ऐसे लिखो, माइनस अनंत से ऐसे, बीच में 0 प्लस अनंत। अब देखो, मतलब -1, -2, -3, यहाँ पे 1, 2, 3। कहने का मतलब ऐसी संख्या, ऐसी संख्याओं का समूह, ऐसी संख्याओं का समूह जिसमें 0 धनात्मक संख्या है। वो ऐसे ही इधर ही फेंक कर चला गया। अरे कौन है वो? था ना, कौन था? महेंद्र। हाँ, उसको कहेंगे इस बार। वो मारेंगे सर। हाँ, इधर देखो। हाँ, ऐसी संख्याओं का समूह है जिसमें 0 धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं हो, वो क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब आ गई है परिमेय संख्या। क्या आ गई है? अब परिमेय संख्याओं में देखो बेटा, इसकी परिभाषा क्या होगी? ये तो याद हो गया। देखो, वापिस एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर पढ़ा था आरोही संख्या। आरोही संख्या में 3 अक्षर है, याद रखना है।
बड़ी छोटी से बड़ी संख्या क्या कहलाती है? आरोही। मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना हो गई आरोही संख्याएं। और अवरोही संख्याएं लिखते हैं उनको घटते हुए क्रम, मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और वह सबसे छोटी, इस प्रकार वो हो गई अवरोही संख्या। उसके बाद में हम सम संख्याएं पढ़ते हैं। सम संख्या की परिभाषा क्या कहती है? ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या सम संख्याएं कहलाती है। और विषम संख्या की परिभाषा क्या है? वही परिभाषा है, ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वह संख्या विषम संख्याएं कहलाती है। आगे बात समझ में? अब उसके विषम संख्या की परिभाषा बाद में पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है। पूर्ण हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3 से लेके अनंत तक की संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती है। और प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर वो होती है 1 से स्टार्ट। कहाँ से? 1 से, मतलब 0 को छोड़ना है, उसके बाद में 1, 2, 3 मतलब धनात्मक सारी संख्या हो जाएगी, अनंत तक चलेगी, वो कहलाती है प्राकृत संख्या। अब आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? याद रखने का तरीका, माइनस अनंत, 0 और प्लस अनंत। समझ में आ गई? मतलब ऐसी संख्या जिसमें 0 हो, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं हो तो वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। मतलब धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं और 0 का समूह पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या। क्या पढ़ते हैं? परिमेय संख्या। अब देखो ये परिभाषाएं हैं, ये परिभाषा तो आपको याद करनी पड़ेगी। बात क्या है मनीष? हाँ, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में P/Q व्यक्त किया जा सके। अरे हाँ, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक बात किया जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0। ये हो गई परिभाषा। अब देखो ये कह रहा है कि ऐसी संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर P/Q आप कहते हो मैं A/B लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी संख्या जिसे A/B के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ A व B पूर्णांक होना चाहिए और बट्टा जो हर में है वो संख्या वो नॉट इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। मतलब हर वाली संख्या कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। चलो उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं आपको कह दूं कोई संख्या ले लेता हूँ 5/2। अब ये देखो ये P के रूप में है, समझ में आ गई, और ये Q के रूप में। अब विशेषताएं क्या है? ये देखो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और इसके बट्टा के 0 नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगी? 5/2 परिमेय संख्या हो गई। आगे बात समझ में? इसी तरह से कोई भी संख्या -3/2 ये ले लिया हमने। अब -3 क्या है? पूर्णांक संख्या है। 2 क्या पूर्णांक है? P/Q के रूप में है, और Q की जगह ये 0 नहीं है, ये 2 है, इसलिए क्या हो गई? परिमेय संख्या। अब आप कहो सर 5 परिमेय संख्या है या नहीं है? परिमेय संख्या है। क्यों ना? क्यों है? क्यों कोई भी संख्या होती है उसके हर में क्या रहता है? हमेशा 1। ये 1 है तो हर में 1 है, तो इसका मतलब ये P के रूप में है और ये Q के रूप में है, इसलिए ये 5/1 क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। अब आप कहोगे सर -11/-13 ये परिमेय संख्या है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि -11 क्या है? पूर्णांक संख्या है, -13 क्या है? पूर्णांक है। अब आप कहोगे वापिस सर हमें कैसे पता चलेगा पूर्ण? और परिभाषा अभी याद की है हमने, याद किए ना? पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? माइनस अनंत, 0 और प्लस अनंत तक। यानी कहने का मतलब धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0 सभी क्या होती है? वो पूर्णांक संख्याएं होती है। अब आप कहोगे 3.5
आप ये बताओ 3.5 ये है क्या, ये अपने परिमेय संख्या है क्या? अब इसके पॉइंट लगे, ये नहीं है, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/2, ये क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। आ रही है बात समझ बेटा? मतलब पूर्णांक होना चाहिए, ये 7 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है हर में, इसलिए। अब मैं आपको कह दूं, कोई पूछ ले कि ये 0 परिमेय संख्या है या नहीं है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हाँ या ना? हाँ। रीजन क्या है बेटा, बता क्या रीजन है? 0 का नीचे हमेशा एक ही लगा होगा। हाँ, 0 के नीचे हमेशा क्या, कोई भी संख्या होती है, सब संख्या के हर में क्या होता है, एक होता है, इसलिए वो क्या हो गई है, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इसलिए वो क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। समझ में आ गई? तो 0 हमेशा क्या है, परिमेय संख्या। आ रही बात समझ बेटा? चलो ये समझ में आ गया साहब, ये तो नोट की हुई है ना परिभाषा आपका। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और हमने कुछ नियम पढ़े थे परिमेय संख्याओं के, याद है रहा किसी को? परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म पढ़े थे। क्या क्या गुणधर्म थे? हाँ 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 हाँ, देखो जैसे पूर्ण संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं होती है, इनके गुणधर्म होते हैं। कुछ क्या होते हैं? परिमेय संख्या, इनके गुणधर्म होते हैं, गुणधर्म। अब इनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं आप देखोगे। नंबर 1 गुणधर्म होता है संवृत्त का गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म होता है? संवृत्त या संवृत्तता, कुछ भी बोल दो एक ही बात है, संवृत्त या संवृत्तता। नंबर 2 गुणधर्म होता है कर्म विनिमयता। कर्म विनिमयता मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या है, कर्म चेंज करना। अब साहचर्यता, ये 3 गुणधर्म है। अब तीनों गुणधर्मों को इनके ऊपर लागू करना, पूर्णांक, प्राकृत और पूर्णांक, प्राकृत नहीं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। अब इनके अंदर ही क्या है, इनको हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई करेंगे? एक तो योग के अंतर्गत हम देखेंगे संवृत्त है या नहीं है, फिर व्यवकलन के अंतर्गत देखेंगे, मतलब व्यवकलन का अर्थ हो गया बाकी, मतलब माइनस, क्या संवृत्त है या नहीं है, गुणा के अंतर्गत संवृत्त है या नहीं है, और भाग के अंतर्गत संवृत्त है या नहीं है। अब देखो, अब हम कर्म विनिमयता के अंदर भी यही गुण रहेंगे। योग के अंतर्गत कर्म विनिमय है या नहीं है, व्यवकलन के अंतर्गत कर्म विनिमय है या नहीं है, गुणन के अंतर्गत कर्म विनिमय है या नहीं, रुक जा यार, और भाग के अंतर्गत कर्म विनिमय है या नहीं है। अब हम साहचर्य के अंतर्गत देखते हैं। कोई पूछूंगा ना तब बताना, ठीक है ना? कौन चिल्लाराम बोल रहा था क्या? हाँ, आवाज से पता चल रहा है चिल्ला ही है। व्यवकलन और गुणन का अंतर्गत समर्थ है या नहीं, और भाग का अंतर्गत ये साहचर्य पढ़ना। समझ में आ गई है? अब हमें ये देखो क्या है, सबसे पहले हमने संख्याएं पढ़ ली, पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक, परिमेय, ये सब की परिभाषा याद है आपको? इन परिभाषाओं के याद के आधार पर ही हम इनके गुणधर्म देखेंगे। गुणधर्म, ये क्लास 8th का टॉपिक है। कौन सी क्लास का है? 8th क्लास का। तो हाँ, गुणधर्म है। अब गुणधर्म के अंतर्गत 3 गुणधर्म आते हैं, संवृत्त गुणधर्म, कर्म विनिमय गुणधर्म और साहचर्य गुणधर्म। याद रखना, संवृत्त, कर्म विनिमय, साहचर्य, संवृत्त, कर्म विनिमय, साहचर्य, संवृत्त, कर्म विनिमय, साहचर्य। याद हो गया? अब इसके बाद में ही हम क्या करेंगे, इन सब संख्याओं के लिए योग के अंतर्गत संवृत्त है या नहीं है, व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त है या नहीं है, और इसके बाद में गुणा के अंतर्गत संवृत्त है या नहीं है, और भाग के अंतर्गत संवृत्त है या नहीं है। ये गुणधर्म मैं भी छोटा था ना, मैं भी कंफ्यूज था, समझ में नहीं। फिर बाद में बड़ा धीरे धीरे आराम से बैठ के इसका डेफिनेशन, मतलब पूरा पढ़ा था ना, डायग्राम बना के फिर समझ में आया ऐसा है। अब कर्म विनिमयता के अंतर्गत भी जैसे पूर्ण संख्या कर्म विनिमय के लिए योग के अंतर्गत है या नहीं है, व्यवकलन के अंतर्गत
और ये गुणन के अंतर्गत कर्म विनिमय है या नहीं, भाग के अंतर्गत कर्म विनिमय है या नहीं है। इसी तरह साहचर्य के अंतर्गत भी योग के अंतर्गत, व्यवकलन के अंतर्गत, गुणन के अंतर्गत और भाग के अंतर्गत। अब हम इसको एक सारणी के द्वारा आराम से समझ लेते हैं एक बार, ठीक है, ताकि आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा टॉपिक। उसके बाद में आगे की प्रश्नावली पढ़ेंगे। चलो एक अच्छी सी सारणी बना लेते हैं। 2-4 दिन के अंतर्गत ये बोर्ड सही लगा देंगे ना, उसके बाद आराम से स्टडी करेंगे। देखते हैं कब तक आता है मैकेनिक। हाँ चलो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं एक, कौन सी संख्या ले, पूर्ण संख्या ले लें। प्राकृत, पूर्णांक, पूर्णांक के बाद में परिमेय। ये समझ में आ रहा है? ये अब गुणधर्म कौन सा आएगा? नंबर 1 संवृत्त। संवृत्त के अंतर्गत योग, समझ में आ गई? योग के बाद में व्यवकलन, व्यवकलन के बाद में गुणन, गुणन के बाद में भाग। समझना ढंग से। नंबर 2 गुणधर्म कौन सा होता है? कर्म विनिमयता। हिंदी में कोई प्रॉब्लम हो तो टेंशन मत लेना, हिंदी थोड़ी इसको मजबूत करेंगे धीरे धीरे। योग के अंतर्गत, व्यवकलन के अंतर्गत, इसके बाद में गुणन के अंतर्गत और भाग के अंतर्गत। इसी प्रकार सेम नंबर 1 कर्म समवर्त कर्म विनिमयता, इसी प्रकार नंबर 3 साहचर्यता। समझ में आ गई है? चलो अब देखते हैं ये साहचर्यता, ये ढंग से नंबर 3 साहचर्यता। ये लो, हो गई बेटा? हाँ चलो अब प्राकृत संख्या है। अरे एक मिनट, एक कॉलम आगे बढ़ा देना, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गया ना। हाँ इधर कर लेते हैं, ये पूर्ण संख्या का कॉलम इधर, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब ये पढ़ते हैं। तो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या की परिभाषा याद है आप सभी को? जी सर। और वीडियो देख रहे हैं उनको भी याद होगी? जी सर। हाँ तो अब क्या है प्राकृत संख्या की परिभाषा? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। चलो हम लेते हैं, मतलब एक, इसकी यहाँ परिभाषा लिख देते हैं, 1 2 डैश 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 अनंत। पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से 0 से अनंत तक, मतलब धनात्मक संख्याओं का समूह, ऋणात्मक संख्याओं का समूह और 0। ये वैसे अनंत के अंतर्गत प्लस और माइनस नहीं होता, फिर भी समझने के लिए ये धनात्मक संख्याओं का समूह, ये ऋणात्मक संख्या। परिमेय संख्या P/Q, P, Q पूर्णांक और Q नॉट इक्वल टू 0। ये परिभाषा होगी, देखो इतनी सी परिभाषा थी। अब पूर्ण संख्या की परिभाषा 0 1 2 3 अनंत, ये परिभाषा होगी। समझ में आ गई बेटा? अब योग के अंतर्गत हमें क्या करना है? 2 संख्याएं लेनी है, प्राकृत संख्याओं में से ही लेनी है और वापस उसको ही जोड़नी है। अगर वो प्राकृत आ गई तो इसका मतलब वो समृद्ध है। चलो देखते हैं। प्राकृत संख्या के अंतर्गत हम कोई भी संख्या ले लो, 2 1 हमने ले ली, 5 ले ली, ये भी प्राकृत है, 1 हमने कोई 11 ले ली, ये भी प्राकृत है। ये कह रहा है योग करो, योग करते हैं तो कितना आता है इनका? 16। तो ये वापस किस में? प्राकृत संख्या के अंतर्गत ही आ रहा है ना बेटा, इसलिए ये समृद्ध हो गई। इसके बहुत सारे उदाहरण कोई से भी ले लो आप, देखो 1 लोगे 3 लोगे तो भी 4 इसी में से आएगा, 1000 लोगे 2000 लोगे, दोनों को जोड़ोगे 3000, ये भी इसी संख्या में से है। मतलब योग के अंतर्गत तो ये समृद्ध हो गई। समझ में आ गई? अपूर्णांक संख्या को समृद्धता के नियम के लिए योग के अंतर्गत समृद्ध है या नहीं, इसका देखना हमें। चलो देखते हैं।
पूर्णांक संख्या कोई सी भी संख्या ले लो, माइनस ले लो, प्लस ले लो, क्योंकि पूर्णांक अंतर्गत छूट है। माइनस का भी समूह ले सकते हो, प्लस का समूह ले सकते हो, जीरो भी ले सकते हो। मतलब कोई भी समूह, कोई भी संख्या लो, माइनस समूह है, प्लस समूह है और जीरो, कोई सा भी लो, और इसके अंतर्गत वापस हमें जोड़ना है, वापस वो इसी समूह के अंतर्गत आती है तो वो समृद्ध है, नहीं आती है तो समृद्ध नहीं है। तो हम देखते कोई भी संख्या ले लो, -5 ले लिया और +15 ले लिया। अब इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ने के बाद उत्तर आता है, कितना आता है बेटा? 10। कितना उत्तर आता है? क्योंकि ये प्लस का 15 है, ये माइनस का 5 है। ज्यादा कौन सी है? प्लस वाली। कितनी ज्यादा? 10 ज्यादा, इसलिए हमने लिख दिया 10। 10 ये पूर्णांक में से आ रहा है, इसका मतलब ये समृद्ध है। इसी प्रकार हम इसके लिए देखते हैं परिमेय संख्या के लिए। परिमेय संख्या की परिभाषा ये है, कोई सी भी संख्या ले लो, 3/2 लोगे, इसको जोड़ोगे 1/3 के अंतर्गत, इसको जोड़ के देख लो, ले सपाया 6, इसका गुणा कराया 9, इसका गुणा कराया 2, 9 2 11/6। ये भी परिमेय संख्या है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि ये p के रूप में है, ये q के रूप में है, और ये q ≠ 0, इसलिए मतलब ये भी अपने क्या है? समृद्ध है। आगे बात समझ में? जी सर। इसी प्रकार कोई सी भी संख्या लेकर जोड़ोगे ना आप, तो परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या हो जाएगा? समृद्ध होती है या नहीं होती है? होती है। जैसे अगर कोई दूसरी संख्या ले लेते हो, आप 1/0 ले लेते हो, तो ये परिमेय संख्या ही नहीं है। समझ में आई ना? परिमेय संख्या ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? अपना आप ही ये लेन फेल हो जाएगा नियम। मतलब कहने मतलब ये हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमें परिमेय संख्याओं में से लेना है, उनको ही जोड़ना है, वापस उसमें से आती है तो ठीक है। लेकिन एक कंडीशन देखते हैं, हाँ सही है, कोई सी भी कंडीशन, अब आप देखोगे 1/2 और -1/2 ले लोगे तो वो इसका उत्तर, इनको जोड़ दें तो इसका उत्तर आता है 0। कितना आता है? 0। अब 0 में ये परिमेय संख्या है या नहीं है? क्यों? क्योंकि इनके नीचे क्या है बेटा? 1। तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या। समृद्ध के अंतर्गत, योग के अंतर्गत समृद्ध है। समझ में आ गई? अब हम क्या करते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, हाँ 1 मिनट, हाँ ठीक है। पूर्ण संख्या में कोई भी 2 संख्या लो, उनको जोड़ो, जोड़ने के बाद में इसमें से ही उत्तर आएगा। चलो देखते हैं कैसे। हाँ उत्तर कैसे आता है? देखो इधर बेटा, कोई भी संख्या ले लो, आप कौन सी संख्या लेना चाहते हो? 11, ये 11। आप कहोगे मैं 1 2 लूंगा, ये 2, कितना आ गया? 13। 13 किस में से है? इसी संख्या में से है या नहीं है? है। तो ये क्या हो गई? योग के अंतर्गत समृद्ध हो गई। पूर्ण संख्या, देखो पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। समझ में आ गई? इसी प्रकार परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है, पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है, प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। इसी प्रकार अब हम क्या देखेंगे? प्राकृत संख्या बाकी के अंतर्गत समृद्ध है या नहीं है, ये देखना, ये देखना ना। अब बाकी लेने, कोई भी 2 संख्या ले लो। अब सपोज करो आपने ले लिया 1,1, समझ में आ रही है? इनकी बाकी की या नहीं की? इनकी बाकी करने पे उत्तर कितना आएगा बेटा? 1 में से 1 गया 0। अब आप बताओ प्राकृत संख्या में 0 होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। नहीं होता है। नहीं होता है ना। इसका मतलब ये है प्राकृत संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। देख लो आप किताब की सारणी में, हमने भरी थी ना सारणी, उसमें देखो है क्या? नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पूर्णांक संख्या कोई सी भी ले लो, माइनस लो, प्लस लो, बाकी लो, आपकी जो इच्छा है वो ले लो। हाँ इसके अंतर्गत एक ये भी है, बाकी करते हो आप कह देते हो सर एक 5 लूंगा, एक -10 लूंगा, तो इसका उत्तर कितना आएगा? -5 आएगा, जो वो भी इसके अंतर्गत नहीं है। पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत, व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है, क्योंकि कोई भी आप 2 संख्या लोगे, जैसे 5 ले लिया और कोई भी ले लो आप, 8 ले लिया, -15 ले लिया, इसका उत्तर कितना आ रहा है? -7। क्या उत्तर आ रहा है? -7। तो -7 उत्तर है। ये पूर्णांक के अंतर्गत ही है। तो ये क्या हो गया? ये पूर्णांक संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। चलो परिमेय संख्याओं के लिए देखते हैं। परिमेय संख्याओं के लिए क्या है बेटा? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत कोई सी भी संख्या ले लो, आपकी जो इच्छा है वो ले लो, बाकी के अंतर्गत समृद्ध होगी या नहीं होगी? तो चलो देखते हैं। कोई भी संख्या ले ली, 1/3 -1/10 ले लिया, इसका सरल करेंगे तो इसका उत्तर क्या ले सा भैया? 30, 10 -3 मतलब 7/10। ये क्या है? परिमेय संख्या। इसका मतलब ये इसके अंतर्गत समृद्ध है।
इसी प्रकार हम ये देखते हैं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत समृद्ध नहीं होंगे व्यवकलन के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि हमने एक 3 ले लिया, एक ले लिया 5, इसको आपस में घटाएंगे तो उत्तर आएगा -2। -2 इसके अंतर्गत है ही नहीं परिभाषा के अंतर्गत, इसलिए ये नहीं है। आगे बात समझ बेटा। इसी तरह गुणा के अंतर्गत लेंगे तो देखो, गुणा के अंतर्गत एक संख्या लेते, कोई सी भी संख्या ले लो। अब प्राकृत संख्या गुणा के अंतर्गत समृद्ध है या नहीं देख लो, आराम से समृद्ध है। क्यों? क्योंकि आप 2 संख्याएं ले लो, कोई भी आपको मन मारी 5 गुणा 5 नहीं 8 ले लो, 8 नहीं 6 ले लो, कोई सी भी ले लो, 7 7 छंग 42 उत्तर आया। ये प्राकृत संख्या के अंतर्गत है। इसका मतलब गुणन के प्राकृत संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। इसी प्रकार पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध है या नहीं है, कोई सी भी ले लो आप ना। -2 का गुणा -4 से कराओगे तो उत्तर 8 आएगा। ये 8 है ना, इस पूर्ण संख्या के अंतर्गत है या नहीं है। आप कहोगे सर 0 का गुणा कराऊंगा 2 से, करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर 0 आएगा। ये भी इसी संख्या के अंतर्गत ही है, इसलिए गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। समझ में आ रही है पूजा? समझ में आ रहा है जी? नहीं है, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध है या नहीं है। कोई भी 2 परिमेय संख्या ले लो आप, 1 गुणा 1 कर लो, या 3/4 गुणा 8/6 कर लो। इनका गुणा करोगे तो 24/8 3 24, ये भी आएगा, जो उत्तर 1 आएगा ये भी परिमेय संख्या है। समझ में आ गई बेटा? इसी प्रकार पूर्ण संख्या का गुणा इसमें से लोगे वो भी यही आएगा, इसका मतलब समृद्ध है। भाग इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप कह दो देखो भाग के अंतर्गत प्राकृत संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध है या नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने 2 संख्याएं ली, एक ले ली 9, एक ले ली 2। अब कह रहे हो भाग देना है तो 9/2, 9/2 इस संख्या में है क्या बेटा? नहीं है। तो इसका मतलब भाग के अंतर्गत समृद्ध ये भी नहीं है। पूर्णांक संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक -3 ले लेते हो, एक -2 ले लेते हो, इसका उत्तर आता है 3/2, ये भी समृद्ध नहीं है। और परिमेय संख्या है क्या भाग के अंतर्गत? हाँ, क्यों नहीं है? देखो मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो आपने ली एक संख्या 0, एक ली 1, समझ आ गई। अब इसका भाग देना है, 1/0 करेंगे, ये पॉसिबल है क्या? ये परिमेय संख्या ही नहीं, इसलिए ये समृद्ध नहीं है। समझ में आ गई? इसी तरह से ये भी समृद्ध नहीं है। चलो एक बार किताब में देखो क्या उत्तर है। हाँ, इस प्रकार हमने देखा कि ये प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध, पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध, परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध, पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध। हाँ, कंफ्यूज मत हो ना, किताब में शायद सारणी दूसरी हो सकती है या कॉपी में दूसरी बनाई होगी, इसलिए आप चीज़ का ध्यान रखना। पढ़ना ऐसे कोई भी संख्या एक चीज को पकड़ लो, प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध, पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध, परिमेय योग के अंतर्गत समृद्ध, पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध। ऐसा पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलो ये कर्म विधि में हम कोशिश करेंगे कल पढ़ें, हाँ कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आज का क्लास का समापन यही करते हैं। विज्ञान वगैरह पढ़ ली है, अब बाकी सब्जेक्ट जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करना, सारी परिभाषाएं याद करना आप सब मिलके। और कोई भी प्रश्न नहीं आए तो मुझे डायरेक्ट संपर्क कर लेना है, ठीक है। क्लास में जब भी कॉपी पेन लेकर सब आना, ठीक है। जो भी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम हो जल्दी से जल्दी कर लो। पहला टेस्ट हो चुका है और जल्दी अर्धवार्षिक परीक्षा है, उसके बाद वार्षिक परीक्षाएँ, फिर बोर्ड का एग्जाम है। फिर उसके बाद में मुझे मत बोलना सर ये प्रश्न नहीं आ रहा। और डेली आओ, नियमितता रखो स्कूल में। 5 मिनट 10 मिनट के लिए आओ, हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, 15-20 मिनट, इसी हिसाब से गणित का कोर्स पूरा हो जाएगा अपने। धीमे धीमे डेली आओ, ठीक है सब जना। थैंक यू सो मच।